चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, चैप्टर नंबर 2। म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स, दो पार्टनर्स या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसे गवर्न होते हैं। सर उनके बीच में जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, सर उनके रिलेशन उनसे गवर्न होंगे। वो राइट्स और ड्यूटीज कहाँ से गवर्न हो, वो राइट्स और ड्यूटीज कहाँ से होगी सर? मेन सोर्स तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहेगा। यस सर। इसके अलावा पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो और कहाँ से अपन समझ सकते हैं कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, यदि पार्टनरशिप एक्ट किसी एस्पेक्ट पे साइलेंट है तो हम यहाँ से देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना पड़ता है। तो सर पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटी रिलेशन जो है वो उनके आपस में क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं, इससे गवर्न होता है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ भाई करण फारिया। Mutual relations of partners in a firm are governed by their respective rights and duties. The rights and duties of partners are usually determined by a contract among them. स्टॉप। Such con- अभी तक जो दो बात बताई हुई है कि सर पार्टनर्स के आपस का रिलेशनशिप, उनके बीच में उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज है उससे गवर्न होगा। राइट्स और ड्यूटीज किससे गवर्न होगी? सर पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है या जो एग्रीमेंट बना हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उससे उनके राइट्स और ड्यूटीज गवर्न होंगे। आगे पढ़ गई यहाँ से। Such contract may be expressed or may be implied by a course of dealing. However, this rule is subject to the provision of the Partnership Act. देखो सर, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड, अपन ये भी पढ़ चुके हैं सर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट जो है दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच में, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। यस सर। तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी हो उधर से डिटरमाइन करना अपना काम है। ठीक है सर। लेकिन however this rule is subject to the provisions of the partnership act, यानी कि कहीं ना कहीं कई जगह पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सर बहुत जगह दिया हुआ होता है कि सर दो पार्टनर्स के बीच में ऐसी सिचुएशन है तो ये करेंगे, सेकंड सिचुएशन है तो ये करेंगे, थर्ड सिचुएशन है तो ये करेंगे, except otherwise agreed between the partners, unless otherwise agreed between the partners। मतलब यदि पार्टनर्स के बीच में कुछ नहीं हो रखा है तो ऐसा करेंगे। या फिर कई जगह पे पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा भी लिखा हुआ है कि पार्टनर्स ने भले ही अदरवाइज एग्री किया गया हो तो भी ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली बात ही मानी जाएगी। यानी कई जगह एडामेंट हो जाता है कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और कई जगह ये छूट भी देता है कि चलो देखो मैं पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन पार्टनर्स को अदरवाइज एग्री करना है तो वो अदरवाइज भी कर सकते हैं। दोनों ही बातें चल, मतलब जिसमें जो लिखा हुआ है वैसा फॉलो करना पड़ेगा जिस सिचुएशन में। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरीड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, चार पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक पार्टनरशिप क्रिएट करी और इसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में एक बार चल लिए, साल भर चला ली, उसके बाद में ये लोग कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है मिस्टर ए और बी अकेले मिलके जो भी चेंजेस करना चाहें इसे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कर दें? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब एक बने हुए कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उसमें जितनी भी पार्टीज हैं, उसमें जितनी भी पार्टीज हैं सबकी सहमति लगेगी, अदरवाइज वो चेंजेस नल एंड वॉइड कहलाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। मान लो कल को करण और मुकुंद जो है आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैं तुझे घर दूंगा, नहीं मैं तुझे मेरी बाइक दूंगा और तू मुझे 50,000 रुपए देगा। ठीक है, मुकुंद अकेला आता है और अपनी आदत के अनुसार उसमें बिना करण से पूछे उस कॉन्ट्रैक्ट में एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देता है कि सर ये मुझे 5 लाख रुपए देगा, बिना करंट से पूछे। क्या ये चेंज सही है? नहीं सर, चेंजेस करने थे तो दोनों को आपस में मिल के दोनों की सहमति से चेंज होने चाहिए। ठीक है, जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं सबके सबसे पूछ के ही चेंज होने चाहिए। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरिड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड सच कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मतलब या तो एक्सप्रेसली हाँ बोल दिया, सबने हाँ बोल दिया, हाँ भाई हमको भी ये चेंज सही लग रहा है, सबने अपनी सहमति दे दी, या इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब सर पार्टनर्स ने
कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई एक चीज लिखी थी, लेकिन सब बिहेव दूसरे तरीके से करने लग गए और इस पे किसी ने, कोई एक भी पार्टी ने ऐतराज नहीं जताया। तो सर वो कोर्स ऑफ डीलिंग से वो सबको चेंज एक्सेप्टेबल हो गया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, एक दो बार में ही किसी को ऐतराज करना था तो कर लेना चाहिए था। बाद मतलब उन्होंने, किसी ने ऐतराज नहीं किया, मतलब सबको चलता है, हाँ चलेगा यार, ठीक है, ये कोई, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, तो हमने पढ़ा पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो उनके बीच में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है उससे गवर्न होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। चलिए, कुछ राइट्स ऑफ पार्टनर्स जो पार्टनरशिप एक्ट भी देता है और कॉन्ट्रैक्ट से भी आते हैं, तो क्या क्या जनरली पार्टनर्स के बीच में क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज होती हैं, आइए पढ़ना चालू करते हैं। पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स, या एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स, या एक्सप्लेन द मैंडेटरी ड्यूटीज, कंपल्सरी ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर्स, या एक्सप्लेन द ड्यूटीज of a partners which are subject to an agreement, या explain the duties of partners, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, और वो कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला राइट, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। करण फारिया पढ़। Subject contract between the partners. Every partner has a right to take part in the conduct of the business. स्टॉप, Therefore, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये डाल लेना बीच में, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, यानी कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो फिर वैसा होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो सर सारे पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, सबका अधिकार होगा फर्म के बिजनेस में पार्ट लेने का। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो अदरवाइज बोलता है तो फिर वैसा मान लो। वो कुछ नहीं बोलता है तो फिर सर हर पार्टनर का अधिकार है फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। बोला था ना कि सर पार्टनरशिप एक्ट भी बोलता है और वो कई जगह आपको छूट भी देता है कि आपको अपने हिसाब से करना हो तो कर लो। तो सर यदि इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हुए ये लिख दिया कि मिस्टर ए और मिस्टर सी स्लीपिंग पार्टनर हैं और मिस्टर बी और डी एक्टिव पार्टनर्स है, वही फर्म का काम संभालेंगे, तो मिस्टर ए और सी का अब कोई अधिकार नहीं रह गया फर्म के बिजनेस में पार्ट लेने का। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स वाले का एग्जांपल समझ में आ गया? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने ऐसा लिख दिया तो हम वैसा मान लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन ने एक केस पढ़ा था कल, करण फारिया तू बताएगा, अपन ने एक केस पढ़ा था क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करते हुए कि सर all of them acting for the business or any one of them acting for all। कौन सा केस था? केस लो आया था ना क्वेश्चन बैंक में? but याद नहीं है सर। अभी याद नहीं है? केस लॉ इंपॉर्टेंट है वो, सब जने वापस जाके देखिएगा। तो यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया था ना कि ये एक ही एक्टिव पार्टनर रहेगा, यही सबको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बाकी सब स्लीपिंग पार्टनर रहेंगे, वो बस देखते रहेंगे जो भी होना है, या फिर धंधे में उन्होंने पैसा डाल दिया, बाकी वो सो रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सो फर्स्ट राइट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज दैट every partner has got a right to take part into the management or business of the firm। ठीक है, he can represent the firm, he can represent the firm in front of third parties, he can order on behalf of the partnership firm। कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई सामान चाहिए, वो ऑर्डर कर सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ में, फर्म के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, तो सारे काम कर सकते हैं, फर्म के बिजनेस में पार्ट ले सकते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ठीक है, आगे बढ़ गई। Therefore, no partner can prevent the other partner from participating in the conduct of partnership business. सिंपल है। If any partner is wrongfully prevented or deprived of this right, he has remedies against the partners so preventing. यदि कोई भी रोकता है किसी भी पार्टनर को काम धंधे में करने से, काम धंधे में पार्ट लेने से, तो वो उसके पास में पूरे राइट्स होते हैं, बट नॉर्मली, आगे बढ़। But normally, all the partners do not take part in the conduct of business of the firm.
Therefore, the partnership deed usually provide for exclusion of this right in case of such partners. ऐसा हो भी सकता है कि वो पार्टनर्स जो हैं वो धंधे में पार्टिसिपेट करें। नॉर्मली काफी बार स्लीपिंग पार्टनर्स भी रखे जाते हैं जिनका रोल केवल कैपिटल ला के या अपना नाम ला के दे देने में हो जाता है। नॉमिनल पार्टनर जैसे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। सेकेंड राइट, राइट टू बी कंसल्टेड। पढ़ गई। Every partner has a right to be consulted on all important matters connected with the business of the firm. हम्म, Every partner has a right to express his opinion before the matter is decided. देखो, हर पार्टनर का अधिकार होता है कि फर्म में कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको भी कंसल्ट किया जाएगा। फर्म में कोई इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन किया जा रहा है तो हर पार्टनर को कंसल्ट करना चाहिए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। हर पार्टनर का अधिकार होता है कि मैटर में कुछ डिसीजन लिया जाए उससे पहले उसको भी कंसल्ट किया जाए, उसकी भी ओपिनियन ली जाए। इफ द डिफरेंस अराइजेस एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स, देखो एक दो मैटर्स, दो तरीके के मैटर्स समझ लो। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी मैटर्स, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स। ऑर्डिनरी मैटर्स में क्या होता है, डे टू डे मैटर्स होते हैं। ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं माल मिस्टर एक्स से लिया जाए, रॉ मटेरियल या मिस्टर वाई से लिया जाए, ये ऑर्डिनरी मैटर हो गया। ठीक है सर। ऑर्डिनरी मैटर में तो ये दो कुछ मतलब सब जने अलग अलग बात कर रहे हैं तो सर जो भी मेजॉरिटी के हिसाब से जो भी बात सही है आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उनमें, जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उनमें आप आगे बढ़ सकते हैं मेजॉरिटी के हिसाब से भी, भले ही सारे एग्री नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो नॉन ऑर्डिनरी मैटर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं या वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनमें ये मेजॉरिटी रूल नहीं चलेगा। उनमें तो सर सबकी सहमति चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप इनिशियली बनी थी किस लिए, मान लो फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अब ये लोग पार्टनर्स बोल रहे हैं यार ट्रेडिंग में उतना मजा नहीं आ रहा है, अपन तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, ठीक है, धंधा में कुछ बनाएंगे फिर उसको बेचेंगे। तो सर ए और बी मान गए, सी भी मान गया, डी नहीं मान रहा है सर, यहां पर ये मेजोरिटी रूल काम नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन ऑर्डिनरी ऑब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर है। So if the difference arises between the opinion of the partners as to the ordinary matters, it shall be decided by a majority of partners। कि सर जो भी majority चाहती है वो हो जाएगा ordinary matters में। Where the difference arises as to the change in nature of business, यानी कि non ordinary matter का example है, it cannot be decided without the consent of all the partners। उसमें सारे partners की consent लगती है। एक और example देखो non ordinary matter का यानी important matter का। क्या इंपॉर्टेंट मैटर का, कि सर ये जो पार्टनर है, आई एम सॉरी, एक पार्टनर जो है यदि किसी नए पार्टनर को अंदर लाना है इस पार्टनरशिप फर्म में तो सर उसमें सारे पार्टनर्स की सहमति लगेगी या नहीं, या मेजोरिटी रूल से आप डिसाइड कर लोगे? नहीं, मेजोरिटी रूल से इसलिए नहीं डिसाइड कर सकते बिकॉज पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। कल को ये जो नया आने वाला बंदा है ये जो भी बाहर वाले से कमिट करके आएगा उससे सारे पार्टनर्स बाइंड होने लग जाएंगे क्योंकि इनमें म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है। ठीक है सर। इसलिए किसी एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो नए पार्टनर को अंदर नहीं लाया जा सकता है। तो इसमें ये मेजॉरिटी रूल काम ना करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो राइट टू बी कंसल्टेड हर पार्टनर का होता है। हर इंपॉर्टेंट मैटर में कंसल्ट करने का राइट होता है, हर मैटर में कंसल्ट करने का राइट होता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं उसमें मेजोरिटी से डिसीजन ले सकते हैं। जो नॉन ऑर्डिनरी मैटर्स या इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे कि फर्म का बिजनेस चेंज करते हैं, जैसे कि किसी नए पार्टनर को अंदर लेके आते हैं तो सर उसमें तो मेजोरिटी रूल काम नहीं करेगा, उसमें सबको हाँ बनने पड़ेगा तो ही वो होगा। नेक्स्ट राइट, राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। पढ़ भाई। Every partner has a right to have access to and to inspect and copy any of the books of the firm. देखो, हर पार्टनर का अधिकार होता है, ही हैज अ राइट टू हैव द एक्सेस टू
and to inspect and copy any of the books of the firm. मीत भैया क्या हो गया? कौन आपको परेशान किए जा रहा है? बात कराओ, पास में कौन खड़ा है? बात करा ही दो आज। घुमाओ कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, स्क्रीन घुमाओ, बात कराओ। अरे घुमा दो, सॉरी मैं सर, गरम सॉरी नहीं कर सर, रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो? सॉरी सॉरी सर, अब नहीं कौन होगा। है? चाचा का लड़का है, पापा काका का लड़का है, मम्मी है, पापा है, कौन है? ब्रदर है? कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? भाई भाई, अरे भाई है, भाई है। भाई है? भाई जी इनको परेशान मत करो भाई, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आ जाओ, इट्स अ सीरियस मैटर। चलिए आइए। तो सर, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, any of the books of the firm, be it books of accounts or any other book। जबकि माइनर का क्या राइट होता है? माइनर तो पार्टनर तो होता ही नहीं है। माइनर तो एडमिट ओनली फॉर प्रॉफिट्स किया हुआ होता है, पार्टनर नहीं होता है। ही इज एडमिटेड ओनली फॉर प्रॉफिट्स। उसको केवल और केवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस लेने का, उसको इंस्पेक्ट करने का, उसको कॉपी करने का अधिकार होता है। यदि उसे, माइनर को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है तो उसके पास में क्या रेमेडी है? कौन बताएगा? पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन माइनर एज अ पार्टनर वाले टॉपिक में। यदि उससे सर वो फर्म को लीव करके पार्टनर्स पे केस कर सकता है। बिल्कुल। क्या खा रहा था नमित शाह क्लास के शुरुआत में जो इतनी अक्कल आ गई तेरे को? बता सबको। कुछ नहीं सर, याद रखता पराठा हूँ खा मैं। रहा था या फिर बादाम खा रहा था? जल्दी बता। कुछ नहीं सर। कुछ तो कहा था, मैंने पर्सनली देखा है यार, ऐसे मत कर। चलो आ जाओ। तो सर उसने बिल्कुल सही बोला है सर एंड मैम, कि सर वो है ना, केस कर सकता है बाकी के पार्टनर्स पे कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिया, लेकिन कब कर सकता है? पहले फर्म को छोड़ेगा, ही लीव दिस पार्टनरशिप फर्म, ही विल सीवियर हिज कनेक्शन। ये लैंग्वेज लिखोगे तो क्यों एग्जामिनर नंबर नहीं देगा आपको? मुझे कारण समझ नहीं आता। जैसा नमित ने बताया उसको लीगल एस्पेक्ट से लिखो। he will first sever his connection with the firm। वो फर्म के साथ में अपना कनेक्शन तोड़ेगा और फिर इन पे केस करेगा उसके अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए। पर सर माइनर को तो ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस मिल सकता है, बाकी बुक्स का एक्सेस कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। जबकि यहाँ हम नॉर्मल पार्टनर की बात कर रहे हैं सर, उसको सारी बुक्स का एक्सेस लेना, उनको इंस्पेक्ट करना, कॉपी करने का अधिकार होता है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। ये फर्क होता है। ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट आइदर पर्सनली और थ्रू हिज एजेंट। ऐसा भी कर सकता है कि सर वो पर्सनली आगे इंस्पेक्ट करे या अपने किसी एजेंट को भेज दे कि भैया ये मेरे बिहाफ पे आ रहा है, इसको जानकारी दे देना। कैसे? कई बार एक पार्टनरशिप फर्म होती है यार, पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी और डी है। डी को लगता है यार अपन इस चीज को कोई और अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सुविधा लेने की सोची कि चलो मैं अपनी इन बुक्स को किसी सीए को या फिर किसी आईपीआर स्पेशलिस्ट को दिखाने की इच्छा रखता है। आईपीआर मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पढ़ा हुआ है अपन ने, थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कि सर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इन पे इनको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। तो आईपीआर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहता है तो वो उनको अपना एजेंट बना के भी भेज सकता है कि भैया ये वाली बुक्स उनको दिखाओ एक बार। उनको भी एक्सेस मिल सकती है, बिकॉज एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कौन है? वन ऑफ द पार्टनर्स, उसी ने अपना एजेंट भेजा है। ठीक है। नेक्स्ट, दिस राइट however must be exercised in a bona fide manner। bona fide manner मतलब इस राइट को एक बैलेंस के थ्रू, अच्छे फेथ में, बोनाफाइड अच्छे फेथ में ही एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दिन शाम को लेके और लाठी को क्या कहते हैं, डंडा लेके पहुंच के बताओ आज का प्रॉफिट कितना और आज का मेरा उस प्रॉफिट में हिस्सा कितना। रोज रोज ऐसे करोगे तो कोई भी परेशान होएगा। ठीक है। तो बोनाफाइड तरीके से एक्सरसाइज करना है। आप बैंक में जाके, पहले तो क्या होता है आजकल सब कुछ ऑनलाइन अपने को पता पड़ जाता है कि हाँ भाई मेरे खाते में इतना बैलेंस है, ये है वो है, ठीक है। पहले क्या प्रोसीजर्स होते थे? आपको जाना है तो आप बैंक में फोन करो या पर्सनली जाओ और अपने खाते का बैलेंस पूछो।
तो क्या होता था, कई लोग दिन में 4-4 बार फोन करके पूछने लग जाते थे, हाँ भाई अभी बैलेंस कितना हुआ, हाँ भाई अभी बैलेंस कितना, जैसे कोई ऐसे पूछने से उनका बैलेंस बढ़ने लग जाएगा, वो ऐसे करने लग गए। तो दे वर नॉट एक्सरसाइजिंग इट इन अ बोनाफाइड वे, ठीक है। इसलिए ये राइट जो है ना टू एक्सेस एनीथिंग, वो बोनाफाइड गुड फेथ में होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये समझो, मान लो फर्म में कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट आया हुआ है किसी मॉलिक्यूल या किसी दवाई का, जिसके बाहरी आदमी को कुछ पता ही नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल पेटेंट है। तो ये गया बोला मेरे को वो पेटेंट का फॉर्मूला देखना है, बुक्स देखनी है आईपीआरस की। अरे तेरे को देखनी है तो बोनाफाइड वे में देखना, इसलिए मत देखना कि बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन लीक करके दे दे, ठीक है। तो बोनाफाइड वे में ये राइट एक्सरसाइज होना चाहिए। वैसे भी पार्टनरशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसे विश्वास वाला है, विश्वास न तोड़ना भैया। तो 3 राइट अभी तक अपन ने पढ़ लिए। क्या? राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सेकंड, राइट टू बी कंसल्टेड इंपॉर्टेंट मैटर सब में, और नॉन इंपॉर्टेंट मैटर में मेजोरिटी से भी डिसीजंस ले सकते हो। राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, एवरी बुक, बट इन अ बोनाफाइड वे। तो आप छोटे छोटे, अब जैसे आज का काम होगा कि सर ये छोटे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो पॉइंटर्स लिख के उनके अंदर जो एक दो इंपॉर्टेंट बातें वो साथ का साथ नोट करते जाओ, अपने अपने छोटे छोटे वर्ड्स में लैंग्वेज बनाते रहना उसकी बाद में। तो उससे क्या होगा, सब एक जगह मिल जाएगा, याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट राइट इज राइट टू रेम्यूनरेशन। सर देखो, राइट टू रेम्यूनरेशन का मतलब में, यदि आपको वो लोग पार्टनरशिप बनाई है, कुछ लोगों ने कैपिटल डाली है या सबने कैपिटल डाली है और कुछ जने काम भी कर रहे हैं, तो सर क्या उनको सैलरी लेने का, पार्टनर्स को सैलरी लेने का अधिकार होगा? सर बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे प्रॉफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, फिर सैलरी क्यों चाहिए? तो बाय डिफॉल्ट तो सैलरी लेने का अधिकार नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां पर पार्टनर ने यदि एग्री कर लिया तो सर वहां दी जाएगी सैलरी। कैसे कैसे दी जाएगी आइए पढ़ते हैं। राइट टू रेम्यूनरेशन, करण फारिया। No partner is entitled to receive any remuneration in addition to his share in the profits of the firm for taking part in the business of the firm. So basic thumb rule is no partner is entitled to receive any salary or remuneration in addition to his share of profits for taking part in business of the firm। अरे यार तुम काम कर रहे हो, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं ना, उसके लिए क्यों सैलरी चाहिए तुमको? बेसिक थंब रूल तो ये है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस भी पड़ते हैं। आगे बढ़ भाई। Where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of a contract for the payment of the same. देखो इसमें एक लाइन और आनी चाहिए थी कि सर नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, ही इज एंटाइटल्ड ओनली इन 2 सिचुएशंस। नंबर 1, या तो पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बन गया हो कि हाँ सैलरी देंगे, अदरवाइज काम के लिए आप पैसा नहीं मांग सकते कि मैं तो काम करता हूँ तो मुझे सैलरी भी मिलनी चाहिए, नहीं। हाँ कोई एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज लिख दिया कि अच्छा भैया सैलरी देंगे तो फिर देना। सेकेंड सिचुएशन कि सर जहां एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि सैलरी दी जाएगी, लेकिन उस फर्म की एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, उस फर्म की एक कस्टमरी प्रैक्टिस है कि अपने पार्टनर्स को वो सैलरी देती है, तो भी फिर पार्टनर्स सैलरी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि सर बेसिक थंब रूल, सैलरी नो। सेकंड, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहां सैलरी यस होती है कि सर पहला, जहां पर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में बताया हुआ हो कि यहाँ सैलरी अलाउड है, या फिर ये टर्म नहीं भी हो, पहला वाला क्लॉज नहीं भी हो कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ हो कस्टमरी प्रैक्टिस के थ्रू वो लोग सैलरी लेते रहे हो, तो फिर चलेगा, भले एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ हो। इस पे क्वेश्चन आता है, और इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको जब क्वेश्चन बैंक आएगा। यही करा देता हूँ, चलो अभी करा देता हूँ, क्वेश्चन बैंक के टाइम आसानी रहेगी। क्या क्वेश्चन था कि सर एक फर्म है, 2 पार्टनर्स पहले से हैं, पी और क्यू, ठीक है। फर्म, इन्होंने आर को बाद में एडमिट किया, आर को बाद में अंदर एडमिट किया, ठीक है सर। अब आर को जब एडमिट कर रहे थे ना, तो एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा कि इसको सैलरी देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा। पी और क्यू
पहले से सैलरी ले रहे थे, पहले से सैलरी ले रहे थे पुराने टाइम से, ठीक है सर। जब आर ने कहा तुमको भी, तुम दोनों सैलरी ले रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे भी सैलरी दो भाई, बोला नहीं, हमने एक तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तेरे लिए, हमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखा हुआ है, और तेरे लिए को अंदर लाते वक्त हमने इस बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम तुझे सैलरी नहीं देंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं जब एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ नहीं है तो भी तुम दोनों ले रहे हो, तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो अब आपको एडवाइस करना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होगा। तो आपको याद आना चाहिए एक्सेप्शन का दूसरा पॉइंट, कि सर एग्रीमेंट में भले ही नहीं लिखा हुआ हो, यदि उस फर्म की कस्टमरी प्रैक्टिस है सैलरी पार्टनर्स को देने की, तो फिर सर सारे पार्टनर्स को देनी पड़ेगी, तो फिर आर भी सैलरी लेने का हकदार होगा। वो कस्टमरी प्रैक्टिस से उसको ये पॉइंट उठाना है, तुम्हारे पहले से देते आ रहे हो ना, कस्टमरी प्रैक्टिस है ना, भले ही एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मुझे भी मिलनी चाहिए, तो सर वो हकदार होगा। ये पॉइंट पे आपको हैमरिंग करना होगा, कस्टमरी प्रैक्टिस वाले पॉइंट पे। एग्जामिनर पूरी ये इतनी सी थ्योरी देख के फिर कस्टमरी प्रैक्टिस वाला नोट लिखना, तो तुमको नंबर मिल जाएंगे। मुकुंद भैया, नींद आ रही है, समझ में आ रहा है या नींद आ रही है? नहीं नहीं समझ रहा सर। समझ में आ रहा है सर, पूरे दिन का थका हुआ हूँ सर, थोड़ा बच्चे पे रहम कर लो। कहाँ चला गया यार, गायब हो गया वो तो। आ जाओ, आज मुकुंद नई जगह बैठ के पढ़ रहा है ना अरे मुकुंद? सर नीचे बैठा हूँ अभी मैं, फिर ऊपर थोड़ी नींद आती है तो मैंने बोला नीचे बैठ जाता हूँ। सही है। किसको बोलूं, तेरी मम्मी को बोलूं या तेरे पापा को बोलूं कि जब तू पढ़ रहा हो तो साथ में बैठ जाया करें? सामने ही बैठा है मैंने। सामने ही बैठे हैं, वेरी नाइस। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं अपन, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, पढ़ गई इसको? Subject to contract between the partners, every partner is entitled to share equally in the profits earned and is liable to contribute equally to the loss sustained by the firm. देखो, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज लिखा हुआ है तब तो वैसा होएगा, नहीं तो हर पार्टनर का अधिकार है कि वो एक तो प्रॉफिट शेयर करे, और कैसे शेयर करे कि सर इक्वली शेयर करे। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो सर सारे पार्टनर्स इक्वली 25% 25% का शेयर करेंगे, सारे पार्टनर्स इक्वली 25% 25% का शेयर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना गया उस रेशियो में करूंगा। यदि इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना भूल गए तो सर इक्वल रेशियो में होगा, इक्वल रेशियो में होगा। ये तो आपको आता ही है, पार्टनरशिप अकाउंट थोड़ा बहुत तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? तो सर इक्वल रेशियो में होगा, नंबर वन। नंबर टू, कि सर अदरवाइज लिखा हुआ है कि ए का 50%, बी का 25%, सी का 12.5% और डी का 12.5%, तो ऐसे कर लो। तो यानी कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इक्वल, कुछ लिखा हुआ है तो वैसे। और केवल प्रॉफिट्स ही नहीं, लॉसेस भी शेयर करने का होता है, ठीक है। हाँ, लॉसेस के लिए भी यदि अदरवाइज लिखा हुआ है कि सर मिस्टर डी इज पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, तो उनके साथ लॉसेस शेयर नहीं किया जाएगा, अदरवाइज सबके साथ में किया जाएगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बाय डिफॉल्ट वही लॉस शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म। अदरवाइज एग्री कर रहे हैं तो वैसा कर लो। सिक्स नंबर पॉइंट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने एज अ पार्टनर यदि कोई पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल डाली है, तो क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट लेने का अधिकार है क्या? पढ़ भाई। If the partnership deed provides for payment of interest on capital, the partners are entitled to the interest. However, the interest on capital shall be payable only out of profits. If the partnership deed silent है रे, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो फिर कोई जो आपने कैपिटल डाली उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन डीड में इन्होंने लिख दिया, अरे भाई इंटरेस्ट एट द रेट जो भी परसेंट है उस पे, तो वो मिलेगा। लेकिन सर लिख देने से कुछ नहीं होता है, वो मिलेगा तभी जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट बना रही, प्रॉफिट बना रही है
तो उस प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, अदरवाइज ना दिया जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? सर लिखा हुआ नहीं है तो नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है तो मिल जाएगा, लेकिन केवल लिखा हुआ है इसलिए मिल जाएगा नहीं होता है, वो तब मिलेगा जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स बना रही है। ठीक है। सो हाउएवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस। पढ़ भाई। A partner makes an advance to the firm beyond the amount of capital. In such a case, the partner is entitled to interest thereon at the rate of 6% per annum. Such interest keeps running up to the date of actual payment, whereas the interest on capital ceases to run on dissolution of the firm. फॉर्म देखो, इसमें दो बातें लिखी गई हैं। पहला क्या, सर पार्टनर्स को जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना था वो कर दिया, फर्म को आगे भी जरूरत पड़ रही है पैसे की, तो एक पार्टनर के पास पैसा था, उसने कहा बाहर वालों से क्यों उधार लेते हैं यार, मैं ही दे देता हूँ। ठीक है। तो सर इसने एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर उधार के तौर पे दिया, एडवांस के तौर पे दिया, तो क्या इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए? सर या तो इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, जो भी रेट वो लोग आपस में डिसाइड करें। कोई रेट डिसाइड नहीं करी है तो सर 6% पर एनम की ऑटोमेटिकली उस पे रेट मिल जाएगी उसको, पर एनम की रेट। अब नंबर एक बात। दूसरी बात कि सर ये इंटरेस्ट की गणना कब तक चलती रहेगी? सच इंटरेस्ट कीप्स रनिंग अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। जब तक कि वो पैसा सही में इसको नहीं लौटा दिया जाता तब तक वो ब्याज का मीटर 6% से घूमता रहेगा, up to the date of actual payment, whereas the interest on capital ceases to run on dissolution of the firm। इस लाइन का क्या मतलब है कि सर एक तो होता है पार्टनर्स ने कैपिटल डाली, उस कैपिटल पे भी इंटरेस्ट का क्लॉज रखा कि हमें कैपिटल पे भी इंटरेस्ट चाहिए। सर वो कैपिटल पे इंटरेस्ट जो है वो कब बंद हो जाएगा कि सर जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाती है, अभी तक पूरी तरीके से अकाउंट सेटल नहीं हुए हैं, ठीक है, तो भी वो ब्याज का मीटर रुक जाएगा जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे था। लेकिन सर उसके अलावा कोई एडवांस किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है, सर उसका मीटर भले ही फर्म डिसॉल्व हो गई वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि सही में वापस पैसा इस आदमी को, इस पार्टनर को लौटा नहीं दिया गया। दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। नी मुरार का, महक, नीत, कुंजी, यश, रोहन, समझ में आ रहा है भाई? यस। नहीं आ रहा हो तो बोल यस देना सर। भैया। चलिए आगे पढ़ते हैं। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इसको पढ़ने से पहले एक बार सेम लिंक पे वापस रीजॉइन कर लो।